Good morning, students. Myself, Rahul Bansal, Assistant Professor in Civil Department in Chandigarh Polytechnic College. आज हम सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। फ्लूइड में एक सब्जेक्ट है, इसमें हम आपको टॉपिक बताएंगे फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ये वो ऐसे लिक्विड्स होते हैं या वो ऐसे मैटर होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, उन्हें हम बोलते थे फ्लूइड्स। अब हमें पता है जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी सभी की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। उनके कुछ फंडामेंटल्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ असम्पशंस हैं जिनको हम यूज़ करके हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज हम वही चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जी स्टूडेंट्स, देखो अब हम स्क्रीन शेयर में हम देख रहे हैं द टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होगा कि कितने टाइप के हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड होता क्या चीज़ है। ठीक है जी। जैसे अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं, हमें पता था फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इज अ टाइप ऑफ मैटर और ए सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू फ्लो। ये वो एक ऐसा सब्सटेंस या मैटर है जिसके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। हमारे पास टाइप्स कई हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक नेचुरल होता है जिसे हम आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं, और एक होता है रियल। सॉरी, एक आइडियल होता है और एक रियल फ्लूइड होता है। आइडियल वो है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे हम प्रैक्टिकल्स के लिए एज्यूम कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती, सरफेस टेंशन नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, स्पेसिफिक वेट नहीं होता, स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं होती, मास डेंसिटी नहीं होती। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस तरह के फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। रियलिटी में ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं होता जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज ना हो, फिर भी हम एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम वाटर को ही एक आइडियल फ्लूइड की तरह कंसीडर करते हैं। सेकंड था हमारे पास रियल फ्लूइड, जो रियलिटी में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और जो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रियल फ्लूइड्स। जैसे आपके घर में वाटर हो गया, मिल्क हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे कुछ फ्लूइड्स हैं। ठीक है जी। तो इन सब की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो इनके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो हम देखो, सबसे पहले हम यहाँ रीड करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल्स। When the liquids are at rest, their behavior is easily predicted by the application of certain set of laws of hydrostatics. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की जिसमें हम फ्लूइड को कंसीडर करते हैं जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है, और जब वो फ्लूइड मोशन यानी मूवमेंट में होता है तब उसे बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ओके जी। बट same does not hold good in the case of liquids under motion, because moving liquids are subjected to the varied conditions under which they flow. That is, the flow of fluids and the force causing the flow. सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी फ्लूइड या जो भी लिक्विड रेस्ट पोजीशन में है, हम उसकी एप्लीकेशंस या उसके बिहेवियर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसका कितना वेट होगा, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, कितना उसकी मास डेंसिटी होगी, कितना सरफेस टेंशन होगा, कितनी विस्कोसिटी होगा, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये सेम मेथड हम मूविंग फ्लूइड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मूविंग फ्लूइड में ना तो हम उसका मास डेंसिटी बता सकते हैं, ना सरफेस टेंशन, क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है। मूविंग ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जो कि हम इजीली रेस्ट लिक्विड की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वही इस चैप्टर का मेन एम है कि हाउ वी डिटरमाइन द फ्लूइड फ्लो। So first of all, we know the various types of fluid flow. First one is steady flow, second one is unsteady flow, third one is uniform, next non-uniform flow, laminar, turbulent, compressible, incompressible, rotational, and last is irrotational. ये कुछ important types के flow हैं जो mostly हम एक fluid में सी करते हैं। फर्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज स्टेडी फ्लो। हम सभी ने पढ़ा भी है कि स्टेडी मीन्स कि एक प्रॉपर
कोई डिस्टर्बेंस ना हो उस फ्लो में, उसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो। जैसे हम बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर, डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इन सभी वैल्यूज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को फिक्स देखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं कंसीडर करते हैं, तब उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। मैथमेटिकली हम लिखते हैं dv डिवाइडेड बाय dt। dv यहाँ पे क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर स्मॉल चेंज बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, या फिर प्रेशर या फिर डेंसिटी के केस में अगर ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है या इक्वल टू जीरो कंसीडर किया जाता है, तब इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ये डायग्राम में आपको शो कर रखा है, देखो जी, मैंने एक पाइप ली है। पाइप का जो एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। मैंने इसमें 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए बी सी। ए पर वेलोसिटी डिफरेंट है, बी पर वेलोसिटी डिफरेंट है, सी पर वेलोसिटी डिफरेंट है। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन वेलोसिटीज के अंदर कोई चेंज नहीं कंसीडर किया जाता, इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्लियर है जी? नाउ सेकंड वन इज यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे नेम से कंसीडर, यूनिफॉर्म मींस एक जैसा। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसमें जो वेलोसिटी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, वो चेंज नहीं होगी। जैसे देखो इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से फ्लूइड ने एंटर किया, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम जो इसका स्पेस के रिगार्डिंग जो इसकी वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। मैथमेटिकली हम इसे कह सकते हैं dv डिवाइडेड बाय ds। dv मींस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन स्पेस कंप्लीटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू जीरो बट नॉट कांस्टेंट। ये चीजें कांस्टेंट नहीं है, पर इनका जो वैल्यू आएगा अगर जीरो के इक्वल है, तब इस तरह के हम वर्ड बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम आपके घर में एग्जांपल की बात करते हैं, आपके घर में एक पाइप है, स्ट्रेट पाइप है, उसका जो डाया सेम है इनलेट का और आउटलेट का, तो उसमें एक यूनिफॉर्म फ्लो से वाटर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टैंक। नेक्स्ट वन इज लैमिनार फ्लो। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन लेयर्स। ये इस टाइप का फ्लो है जिसमें जो फ्लूइड है वो एक लेयर्स के शेप में या लेयर्स के टाइप में मूव करता है, तो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। मींस एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर इस तरह का फ्लो होता है, इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, कैपिलरी ट्यूब में आपने देखा होगा इस टाइप का फ्लो कंसीडर किया जाता है। ये ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड में अगर हम वाटर को फ्लो करते हैं, तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो अपनी अपनी लेयर्स में या अपनी लाइंस में ही मूव करते हैं, वो एक दूसरे की लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। इस तरह के फ्लो को बोला जाता है लैमिनार फ्लो। या फिर हम सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ। उनको एक डिफाइंड पाथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसी में वो मूव करें। एंड ऑल दी स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। जितनी भी लाइंस हम डिजाइन करेंगे वो सभी स्ट्रेट हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बोथ आर पैरेलल, वो पैरेलल भी। इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनार। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट फ्लो। नाम से फील हो रहा है कि टर्बुलेंट का मीन जिगजैग टाइप, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऑपोजिट ऑफ लेमिनार। लेमिनार में क्या था, एक स्ट्रेट पाथ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, उन्हें बोलते हैं लेमिनार फ्लो। वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर मैं इसी में बोल देता हूँ कि एक दूसरे के पाथ को वो क्रॉस करेंगे, तब उसे बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जैसे हम पढ़ते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए जिगजैग वे। मींस जैसे डायग्राम में शो कर रखा है, जिगजैग में वो कोई स्ट्रेट पाथ नहीं कर रहे हैं, कभी अप डाउन अपने पाथ को चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज पार्टिकल्स डू नॉट मूव इन लेयर्स। जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रेट लेयर में मूव नहीं कर रहे हैं, एंड दे क्रॉस द पाथ ऑफ अदर पार्टिकल्स। जैसे सेकंड डायग्राम दिखाता है, वो एक दूसरे के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस भी करते हैं। इस तरह के पार्टिकल्स जब कोई फ्लो करते हैं, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट। एग्जाम्पल इज
हाई वेलोसिटी फ्लो इन ए कंड्यूट ऑफ लॉन्ग साइज विल बी टर्बुलेंट। अगर हम हाई साइज की पाइप लेंगे उसमें हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे 100% टर्बुलेंट फ्लो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो लाइक कंप्रेसिबल फ्लो। नाम से पता है कंप्रेसिबल मीन्स ऐसा फ्लो जो इजीली कंप्रेस हो सकता है उसे बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। सो दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें हम डेंसिटी उसकी चेंज कर सकते हैं। बच्चों हमें पता है कि डेंसिटी करता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें हम मास फिक्स होता है, हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं या फिर कई बार मास भी चेंज कर सकते हैं। उस टाइप के फ्लो को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। मैथमेटिकली डेंसिटी डजंट इक्वल टू कांस्टेंट मींस इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, किसी भी पॉइंट पे वो वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। फॉर एग्जांपल गैसेस, हम एक बैलून लेते हैं, बैलून के अंदर गैस फिल कर देंगे, बैलून को एक साइड से कंप्रेस करेंगे वो एक साइड से कंप्रेस हो जाएगा, सेकंड साइड से करेंगे कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर गैस है। गैस किस नेचर में होती है? कंप्रेसिबल नेचर में। इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट इज इनकंप्रेसिबल फ्लो, that type of flow in which density remains constant for the fluid flow। ये ऐसे टाइप का फ्लो है जिसमें जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एग्जांपल्स के लिए हम बात करते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो हमें इजीली विजिबल नहीं होते कि कितना हमने कंप्रेस किया, तो हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल ही कंसीडर करते हैं और दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट इज अनस्टेडी। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था स्टेडी फ्लो क्या है, अब उसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं तब उसे बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी एट ए पॉइंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने स्टडी में पढ़ा था जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी तो उसे हम बोलते थे स्टेडी फ्लो। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तब उसे बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। दैट मीन्स dv divided by dt means small change in velocity divided with respect to small change in time doesn't equal to zero. Same for pressure and same for density. Okay, example is flow in a pipe whose valve is open or close gradually। धीरे धीरे हम उसकी वॉल को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, वो एक अनस्टेडी फ्लो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म में हमने देखा था जो भी पॉइंट्स हैं या जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बट इस केस में जो भी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज करेगी पॉइंट पर, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फॉर एग्जांपल फ्लो अराउंड ए यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप बेंड। अगर हम किसी भी पाइप को बीच में से बेंड कर देंगे या उसके ऊपर को कंप्रेस कर देंगे किसी मेटल के साथ तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, बीच में फ्लो रुक जाएगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट रोटेशनल फ्लो। हम डायग्राम में देख सकते हैं ये रोटेशनल फ्लो में क्या है, ये कुछ स्ट्रीम लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, जहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड की डायरेक्शन जो पार्टिकल्स के इस साइड थी, सेकंड में मूव चेंज हो गई, थर्ड पे चेंज हो गई। मीन्स हम बोल सकते हैं जो भी फ्लोइंग था वो स्ट्रीम लाइंस के अलोंग क्या है, रोटेटिंग कंडीशन में है। तो इस तरह के अगर रोटेटिंग कंडीशन में अगर पार्टिकल्स होंगे तब इस तरह के टाइप को क्या बोला जाता है, रोटेशनल फ्लो। इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स flowing along streamlines also rotate about their own axis। जैसे अर्थ सन के तरफ रोटेट करते हो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, इसमें भी सेम जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो इसमें फ्लो करते हुए अपने एक्सिस पे भी फ्लो करेंगे, रोटेट करेंगे। इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। डायग्राम में हम देख सकते हैं जो फ्लूइड पार्टिकल मैंने शो कर रखा है ये देखो हर पॉइंट पे अपने एक्सिस में रोटेट करता है, इसलिए इस पार्टिकल टाइप के फ्लो को बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट इज इरोटेशनल फ्लो, दिस इज द अपोजिशन ऑफ रोटेशनल फ्लो। सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे वही सेम स्ट्रीम लाइंस हैं, इसमें भी देखो हम क्या देख रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स देख रहे हैं, बट इन तीन पॉइंट्स पे जो फ्लूइड है वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रहा, वो उसकी पोजीशन सेम है, फिक्स है।
irrotational flow. It is that type of flow in which fluid particles do not rotate about their own axis as they flow along the streamlines. जैसे स्ट्रीमलाइंस के अलोंग ये मूव कर रहे हैं तो ये अपने एक्सिस पे सेल्फ रोटेट नहीं होंगे, इसलिए इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं इरोटेशनल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सम वेरियस टर्म्स इन फ्लूइड फ्लो। फर्स्ट वन वी want to know total head of liquid. It is defined as the sum of potential head, pressure head and velocity head. That is equal to total head. For that we can consider first potential head. The height of liquid which is responsible for potential energy is known as potential height, and it is mostly denoted by capital Z. Okay. Second one is pressure head. The pressure energy per unit weight of fluid is known as pressure head, and it is denoted by capital P divided by W. And last is velocity head. The kinetic energy per unit weight of fluid is known as velocity head or kinetic head, which is denoted by V square by 2G. So हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड को अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी टोटल हेड ऑफ लिक्विड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. नेक्स्ट एंड लास्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। हम सभी ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा भी है, एक्सपेरिमेंटली भी करके देखा है। बर्नौलीज क्या होता है? इट इज स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन steady flow through a pipe remains constant throughout the flow, so that there is no source or sink of the fluid along the length of pipe. सिंपल वे में हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम कहाँ पर अप्लाई की जाती है? जब कोई इनकम्प्रेसिबल या नॉन विस्कस फ्लूइड है और जो स्टेडी फ्लो को अचीव करता है, उस टाइम उसकी जो टोटल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं उसे वो हम प्रूव करते हैं बर्नौली थ्योरम में। तो हमने लास्ट में पढ़ा था प्रेशर एनर्जी को कैसे लिखते हैं, P डिवाइडेड बाय W, काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर बाय 2G एंड डेटम एनर्जी व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। देखिए हम डेटम एनर्जी को पोटेंशियल हेड भी बोला जाता है। अगर हम तीनों को मैथमेटिकली ऐड कर देंगे दैट इज नोन एज टोटल हेड व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम एक रीडिंग लें, दो रीडिंग लें, 3 पॉइंट्स के लिए करें तो वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी तो हम बोलते हैं सर बर्नौली थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है जी। तो ये जो थ्योरम थी 1738 में डैनियल बर्नौली ने एस्टेब्लिश की थी, हु वाज ए स्विस इंजीनियर, जो एक स्विस इंजीनियर थे। और इस तरह की एनर्जी की फॉर्म को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस energy never be created nor be destroyed, means it can be transferred from one form to another form. So Daniel Bernoulli takes some assumptions regarding this. First one is the fluid is ideal, means the viscosity of the fluid is 0. Next, the flow is steady flow. It not be uniform flow. It not be laminar, turbulent, irrotational, rotational, any type. The flow should be steady flow. Next, the flow is incompressible flow, and last is the flow is irrotational flow. These are some assumptions taken by Daniel Bernoulli to use in this experiment. These are some limitations while doing the experiment of Bernoulli theorem. First one is the velocity of every particle of the liquid across any cross section at a pipe is not uniform. Practically, it is not true. डेनियल बर्नौली ने रखा था कि जितने भी पार्टिकल्स मूव करेंगे पाइप के अंदर, जो उनकी वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। पर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्टेडी फ्लो प्रोवाइड करते हैं तो उन सब की जो वेलोसिटी है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। सेकंड वन, द विस्कस ड्रैग ऑफ लिक्विड व्हेन ए लिक्विड इज इन मोशन रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट डाटा कंसिडरेशंस। जो उसने विस्कस ड्रैग के लिए बात की थी वो भी इनकम्प्लीट डाटा था। वो विस्कस ड्रैग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि विस्कस ड्रैग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, एटसेट्रा। नेक्स्ट, देयर अपीयर नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन ए लिक्विड इज इन मोशन। वहाँ पे लिमिटेशन में हमने देखा
जब भी कोई लिक्विड मोशन में होगा तो 100% अपनी एनर्जी को वो लॉस करेगा, पर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंसीडर किया कि देयर अपीयर नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन. लास्ट, if the liquid is flowing along a curved path, the energy due to centrifugal force should also be taken into consideration, which can't be taken by which can be taken into Bernoulli's equation. These are some applications of Bernoulli theorem which we use in the mostly daily life. First one is airfoil. Airfoil means जब भी कोई एरोप्लेन लिफ्ट करता है तो वहाँ के जो उसके जो सरफेस है इससे डिजाइन किए जाते हैं कि एयर प्रेशर की हेल्प से एरोप्लेन अपने आप ऑटोमेटिक लिफ्ट होने का स्टार्ट हो जाए, उसमें कम फोर्स लगे ताकि वो इजीली लिफ्ट हो जाए. नेक्स्ट इज बंसन बर्नर. ये गैस एस्केप के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज एटोमाइजर और स्प्रेयर. जितने भी हम परफ्यूम रेडी वगैरह स्प्रेयर यूज करते हैं वहाँ भी ये कंसेप्ट लगाया जाता है. नेक्स्ट वैक्यूम ब्रेक. जितने भी हमारे बाइक्स गाड़ी में वैक्यूम ब्रेक लगाए जाते हैं या इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, वो all are having same application of Bernoulli theorem. Next, third path of a spinning ball. क्रिकेट मैच में हम देखते हैं वहाँ पे भी स्पिनिंग बॉल हम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगाया जाता है बर्नौली का. लास्ट, a person standing near the railway track is pulled towards the train when a fast moving train passes close to him. कभी आपने भी कंसिडर करके देखा होगा, जब भी हम रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं वहाँ से ट्रेन आ रही है तो जैसे ही हम अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है हमें अपनी तरफ पुल कर रही है. दिस इज ऑल्सो बाय द बर्नौलीज थ्योरम. वहाँ भी बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट लगता है बिकॉज जो प्रेशर है ट्रेन और पैसेंजर के बीच में बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है ऑटोमेटिकली रेलवे ट्रैक की तरफ पुश हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी क्वेश्चनिंग कर सकता है. ओके क्लास, थैंक यू.